बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। और इस चैप्टर में बेटा मैं एक्सरसाइज 9.5 जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 9.5 आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ऐड कर देंगे। इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन जो हैं वो रह गए हैं 19 और 20। ये आपकी एक्सरसाइज थी टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन से रिलेटेड। तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर की का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये बात बताता जाऊँ कि यहाँ पर मैं जिस कैलकुलस को फॉलो कर रहा हूँ वो आपकी कैलकुलस है रिटन बाय एस एम यूसुफ। तो लेट स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 9.5 और क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के बेटा कुछ स्टेटमेंट इस तरह है। कहता है जी फॉर द सरफेस डिफाइंड बाय द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू 2 cos हाइपरबोलिक u cos v, और दूसरी पैरामीट्रिक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 cos हाइपरबोलिक u sin v, एंड तीसरी ये है z इज इक्वल टू 6 sin हाइपरबोलिक u। कहता है कि एक सरफेस है वो इन पैरामीट्रिक इक्वेशन से डिफाइंड की गई है, यानी कि इनसे बनाई गई है। आपने एक वेक्टर मालूम करना है जो कि इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, और जिस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल है वहाँ पर u की वैल्यू 1 है और v की वैल्यू π/3 है। आप इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं अपने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में। अगर आपको याद हो तो वहाँ पर आप कुछ इस तरह के क्वेश्चन करके आए थे कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ये है a और ये वाला वेक्टर है b और इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है, तो आपको वहाँ पर कहा जाता था कि एक वेक्टर मालूम करें जो ए बी के प्लेन के ऊपर नॉर्मल हो, यानी परपेंडिकुलर हो। तो आप जानते हैं वो वेक्टर कोई और नहीं, वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ऐसे ही है ना, अगर आपके पास एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर बी है, उन दोनों के दरमियान एंगल बनने वाला थीटा है, तो ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी दोनों के प्लेन के ऊपर, ठीक है, तो वो जो वेक्टर होता है वो जनाब आपके पास ए क्रॉस बी होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ हमने करना ऐसा ही है कि मेरे पास मैंने एक नॉर्मल वेक्टर मालूम करना है सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर मालूम करने के लिए सबसे पहले जब आपको यहाँ पर ये पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हो तो आप लेट कर लें। फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक सरफेस है। अब इस सरफेस के ऊपर ये पॉइंट P है, ठीक है, ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P है, और पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x y z ये आपको गिवन दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर पहले r बनाऊंगा। मतलब कुछ इस तरह कहना चाह रहा हूँ कि गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर, ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, x y z ये आपको गिवन है। लेट कर लिया p x y b एनी पॉइंट ऑन द गिवन सरफेस, r b पोजीशन वेक्टर, r एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर आप जानते हैं ऐसे वेक्टर को कहते हैं जो कि किसी पॉइंट P की पोजीशन को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो r कैसे निकलेगा? r का फार्मूला यहाँ पर ये है x i y j z k। तो वेक्टर r आ गया मेरे पास, ये x की वैल्यू पुट कर दी, ये सारी y की वैल्यू पुट कर दी, और ये सारी वैल्यू z की आ गई, ठीक है। तो मेरे पास जनाब r वेक्टर ये सारा बन गया। अच्छा, अब जो नॉर्मल वेक्टर मालूम करना है ना आपने सरफेस f के ऊपर, तो उसके लिए हमने कैसे मालूम करना है? सबसे पहले मैं r यहाँ पर देखें मेरे पास 2 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, u और v के ऊपर। तो मैं पहले r का पार्शियल डेरिवेटिव एक मरतबा u के लाज़िम मालूम करूँगा और एक मरतबा पार्शियल ओवर पार्शियल v मालूम करूँगा। जैसे कि आपने अभी यहाँ पर देखा कि मैंने बताया कि 2 वेक्टर अगर a और b हैं, तो इन दोनों वेक्टर के ऊपर ऐसा वेक्टर जो नॉर्मल है इनके प्लेन के ऊपर वो कौन है? a क्रॉस b है। तो फिर पार्शियल r ओवर पार्शियल u और पार्शियल r ओवर पार्शियल v के ऊपर ये भी 2 वेक्टर हैं और ये दोनों वेक्टर इस सरफेस के ऊपर हैं। तो इन दोनों के ऊपर इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर मालूम करने से मुराद है कि आपने इन दोनों के ऊपर नॉर्मल वेक्टर मालूम करना है, और इन दोनों के ऊपर नॉर्मल वेक्टर कोई और नहीं है, उन दोनों का क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। तो मेरा टारगेट यहाँ पर सबसे पहले ये होगा कि मैं पार्शियल r ओवर पार्शियल u मालूम करूँ, फिर पार्शियल r ओवर पार्शियल v मालूम करूँ, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर लूँगा, ठीक है। और एट दी एंड जो पॉइंट दिया हुआ है वो पुट करूँगा, u और v की वैल्यू वहाँ पर जो गिवन है। तो चलें जी, सबसे पहले यहाँ पर मैंने r का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव लेना है। तो विद रिस्पेक्ट टू u जब डेरिवेटिव लूँगा तो याद रखिएगा cos v जो है वो आपके पास कोफिशिएंट कंसीडर हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर मैं मतलब एक स्टेप करके दिखाता हूँ आपको। ये आ जाएगा 2 cos v, ये बाहर लिख देंगे, और डेरिवेटिव आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा u के लासे किसका? cos हाइपरबोलिक u का।
तो ये जनाब आपके पास आ जाएगा 2 cos v, और कोज हाइपरबोलिक v क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक। कोज हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक, तो साइन हाइपरबोलिक u आ जाएगा। तो ये पहले आ गया इसका डेरिवेटिव i कंपोनेंट का। फिर आगे चलें, अब इसका डेरिवेटिव आपने लेना है u के लिहाज से, तो u के लिहाज से फिर कोज हाइपरबोलिक u का डेरिवेटिव आ गया साइन हाइपरबोलिक u, साइन v वैसे ही रह गया। फिर जनाब आप यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक u है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा कोज हाइपरबोलिक u। तो ये मेरे पास पार्शियल r ओवर पार्शियल u आ गया। नेक्स्ट बेटा, अब आपने पार्शियल r ओवर पार्शियल v मालूम करना है, r का v के लिहाज से डेरिवेटिव मालूम करना है। तो v के लिहाज से जब डेरिवेटिव मालूम करेंगे, ये मेरे पास r है, तो इसमें 2 कोज हाइपरबोलिक u वैसे ही आ गया एज अ कोफिशिएंट। कोज v का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन v, तो ये बन गया -2 कोज हाइपरबोलिक u साइन v। फिर आगे चलें, यहाँ पर आपने इसका v के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, तो साइन v का डेरिवेटिव हो गया कोज v, और पहली दो मतलब 3 कोज हाइपरबोलिक u वैसे ही आ गया। अब जो तीसरा कंपोनेंट z वाला है, इसमें v है ही नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो मेरे पास यहाँ पर पार्शियल r ओवर पार्शियल v, सिर्फ ये 2 कंपोनेंट वाला वेक्टर बच जाएगा। नाउ द वेक्टर नॉर्मल टू द गिवन सरफेस इज गिवन बाय, जैसे कि मैं आपको बता चुका कि इसका नॉर्मल वेक्टर आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट, तो पार्शियल r ओवर पार्शियल u, पार्शियल r ओवर पार्शियल v का प्रोडक्ट आपने लेना है। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर a क्रॉस b जो है उसका फार्मूला आप जानते हैं, ये डिटर्मिनेंट आ गया i j के, पहली रो, सेकंड रो में a के कंपोनेंट आ जाएंगे और थर्ड रो में b के कंपोनेंट आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने पार्शियल r ओवर पार्शियल u और पार्शियल r ओवर पार्शियल v का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम किया। पहले आ गया ये i j के, फिर ये पहली रो में पार्शियल r ओवर पार्शियल u के जो कंपोनेंट निकले थे वो लिख दिए, फिर पार्शियल r ओवर पार्शियल v के जो कंपोनेंट निकले थे वो तीसरी रो में लिख दिए। अब आप चाहें तो इसे पहले एक्सपेंड कर लें, बाद में ये u और v की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि उसने कहा था कि आपने नॉर्मल वेक्टर मालूम करना है, ऐड u = 1 और v = π/3। पहले इसमें ये पॉइंट पुट करके बाद में से आप एक्सपेंड कर लें, या फिर आप पहले पुट एक्सपेंड करके बाद में पुट कर दें। तो मैंने पहले यहाँ पर पुट कर दिया, बाद में मैं यहाँ पर एक्सपेंड करने लगा हूँ इसको। तो मैंने लिखा पुट u = 1, v = π/3। तो u = 1 और v = π/3 की वैल्यू यहाँ पर मैं डिटर्मिनेंट में पुट कर दी। तो जहाँ जहाँ पर u है वहाँ पर 1 आ गया, जहाँ पर v है वहाँ पर π/3 आ गया। तो ये सारी सिचुएशन आपके सामने है यहाँ पर। अब जहाँ तक ये इसका ताल्लुक है कि साइन हाइपरबोलिक u की वैल्यू आपने क्या लगानी है, साइन हाइपरबोलिक 1 की, तो इसको आप साइन हाइपरबोलिक 1 ही रहने देंगे। इसी तरह कोज हाइपरबोलिक 1 को, इसको भी ऐसे ही रहने देंगे, इनको इनकी वैल्यूज़ को पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही आंसर में लिखा हुआ है। साइन π/3 की वैल्यू लगाएं आप, ठीक है। साइन π/3 का मतलब साइन 60 हो गया, तो साइन 60 आप जानते हैं √3/2 है, इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे। इसी तरह कोस π/3, कोस 60 1/2 आ गया। तो जो सी वैल्यूज़ इनकी वैल्यू पुट कर दें और हाइपरबोलिक वाली जो वैल्यू है उनको एज इट इज़ लिखा रहने दें। तो ये तमाम वैल्यूज़ पुट आउट करने के बाद आपके पास जो फाइनल ये डिटर्मिनेंट निकलेगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा, ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद। अब मैं यहाँ से इसको एक्सपेंड करने लगा हूँ, एक्सपेंडिंग फ्राम r1, रो 1 से एक्सपेंड कर देते हैं। तो रो 1 से आप एक्सपेंड करेंगे तो ये किस तरह एक्सपेंड हो जाएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 हो गया, माइनस ये से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 6 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 9 कोज हाइपरबोलिक स्क्वायर 1, ये पहली रो से आ गया। इसी तरह फिर -j लिखेंगे, फिर अब ये आप पहली रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। अब ये और ये से मल्टीप्लाई होगा 0, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा ये वाला और ये वाला नंबर, तो ये आ जाएगा +6√3 कोज हाइपरबोलिक स्क्वायर 1। इसी तरह मैंने यहाँ पर k से एक्सपेंड कर लिया, तो एक्सपेंड करने के बाद आपके पास जो फाइनल चीज़ आएगी ये सारी आपके पास ये चीज़ सारी बन जाती है, ठीक है। आई होप कि आप इतना काम कर सकते हैं, ये डिटरमिनेंट आपको ओपन करने आता है। अच्छा जी, ये करने के बाद जनाब आपके पास मैंने इसको ये चीज़ ये देखें, ये चीज़ आपके पास बन जाएगी जी 3/2 साइन हाइपरबोलिक 1 कोज हाइपरबोलिक 1, और ये है 9/2 साइन हाइपरबोलिक 1 कोज हाइपरबोलिक 1, यानी दोनों एक जैसी हैं। तो यहाँ से आपने 3/2 का और 9/2 इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ये आ गया 9 + 3 12, 12/2 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये सारी चीज़ बन जाएगी 6 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक 1 कोज हाइपरबोलिक 1 के इक्वल। अब जनाब उसके बाद यहाँ पर मैंने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया कि 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा कोज हाइपरबोलिक थीटा बराबर होता है साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा, डबल एंगल आइडेंटिटीज़। तो इस 6 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 3 × 2 साइन हाइपरबोलिक 1
इंटू कोज हाइपरबोलिक 1। तो इसकी जगह, ये सारी चीज़ की जगह मैंने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, तो ये बन गया साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा। थीटा यहाँ पर हमारा 1 है, ठीक है। तो थीटा की जगह 1 पुट करते हैं, ये आ जाएगा 3 साइन हाइपरबोलिक 2। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो इख्तिताम को पहुंचा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कुछ इस तरह है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहता है जी कि फॉर द सरफेस डिफाइंड बाय द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। यहाँ पर भी आपको पहले वाले क्वेश्चन की तरह पैरामीट्रिक इक्वेशन दे दी गई हैं। आपके पास x की जो वैल्यू है वो है 3 cos phi cos थीटा, y की वैल्यू है 3 cos phi sin थीटा, और z की वैल्यू है sin phi। थीटा के मतलब इन्फॉर्मेशन है वो 0 से 2 पाई के दरमियान है, और फाई आपका -पाई और +पाई के दरमियान है। इस क्वेश्चन में आपने 3 चीज़ें मालूम करनी है। पहले कहता है कि शो डैट दी पैरामीट्रिक कर्व फॉर विच फाई इज़ कांस्टेंट। अगर फाई को कांस्टेंट रख लिया जाए और थीटा को वेरी कर दिया जाए तो जो आपके पास कर्व में निकलेगी वो सर्कल है, ठीक है। और सर्कल कौन सा है? सर्कल इन प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। यानी कि आपने जब फाई को कांस्टेंट रखा और थीटा को वेरी कर दिया, थीटा यहाँ पर वेरिएबल है, फाई कांस्टेंट है, तो फिर जो इक्वेशन आपके पास निकलेगी वो सर्कल की होगी और एक्स वाई प्लेन में होगी। यानी कि उसमें जी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, आपके पास आंसर होना चाहिए x² + y² इक्वल टू सम कांस्टेंट। फिर दूसरे क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में कहता है आल्सो शो डैट द पैरामीट्रिक कर्व फॉर विच थीटा इज़ कांस्टेंट। अब अगर थीटा को कांस्टेंट रख लिया जाए और फाई को वेरी कर दिया जाए तो इस मरतबा ये आपके पास एक प्लेन निकलेगा, प्लेन थ्रू z एक्सिस, ठीक है। वो प्लेन होगा z एक्सिस से पास कर रहा होगा। और आखिरी काम वही है जो आपने क्वेश्चन नंबर 19 में किया है कि फाइंड द वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट फॉर विच थीटा इज इक्वल टू π/4 और फाई इज इक्वल टू 2π/3। तो 3 चीज़ें मालूम करनी है। सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं जिसमें आपने फाई कांस्टेंट है, थीटा वेरी करता है, आपने सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। तो चलें इसकी तरफ देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिख लिया कि आपके पास गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये हमारे पास गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई, x की वैल्यू, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, और z आपके पास sin phi के इक्वल आ गया। मैंने लिखा कि फर्स्ट वी कंसीडर द पैरामीट्रिक कर्व फॉर विच फाई इज कांस्टेंट एंड थीटा वेरी। थीटा को वेरी करना है और फाई को कांस्टेंट करना है। तो मैंने 1 और 2 का स्केयरिंग कर ली। 1 और 2 को स्केयरिंग करूँगा, स्केयरिंग 1 and 2 एंड देन एडिंग। अब 1 और 2 को स्केयरिंग करें, यहाँ पर x की जगह ये आ जाएगा x का स्केयर। तो x है आपके पास 3 + cos phi, तो 3 + cos phi का स्केयर आ जाएगा, आगे cos स्केयर phi आ गया, प्लस y का स्केयर, तो y आ गया 3 + cos phi का स्केयर और sin स्केयर phi। इन दोनों में से आपका 3 + cos phi वाला फैक्टर ये कॉमन आ जाएगा। जब ये कॉमन आ जाएगा तो आपके पास बाकी वैल्यू जो बच जाएगी वो आ जाएगी, अंदर रह जाएगा cos स्केयर थीटा + sin स्केयर थीटा। cos स्केयर थीटा + sin स्केयर थीटा हो गया 1 के बराबर। चूँकि यहाँ पर थीटा वेरिएबल है तो लिहाजा यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, तो बाकी चीज़ सारी ये रह जाएगी 3 + cos phi। तो ये आ गया x² + y² इक्वल टू 3 + cos phi। आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है XY प्लेन में इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है उसकी इक्वेशन होती है x² + y² इक्वल टू r², जिसका ओरिजिन जो है वो 0 0 के ऊपर है और उसका रेडियस जो है वो कौन है? r है। अब रेडियस r है और r आप जानते हैं रेडियस कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखें, जब फाई को आपने रखा है कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट है तो फिर cos phi भी क्या होगा? cos phi भी एक कांस्टेंट होगा। अब cos phi भी अगर कांस्टेंट है तो 3 उसमें कांस्टेंट में आप 3 ऐड कर दें तो वो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्केयर वो भी कांस्टेंट है, तो लिहाजा ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये x² + y² इक्वल टू आ गया सम कांस्टेंट का स्केयर। तो ये किस चीज़ की इक्वेशन बनती है? ये सर्कल की इक्वेशन ही बनती है आपके पास। सिंस phi इज कांस्टेंट सो द फैक्टर 3 + cos phi का स्केयर इज आल्सो कांस्टेंट। सो फॉर रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन द प्लेन पैरेलल टू द XY प्लेन। XY प्लेन में ही है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ वेरिएबल x और y आ रहा है। अब आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसका दूसरे पार्ट में। अब आपने पहले थीटा को वेरिएबल रखा है, अब थीटा को कांस्टेंट कर लेते हैं और फाई को आपने वेरिएबल करना है। नाउ वी कंसीडर द पैरामीट्रिक कर्व फॉर विच थीटा इज कांस्टेंट एंड फाई वेरी। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास थी x इज इक्वल टू 3 + cos phi इंटू cos थीटा। तो यहाँ से मैं 3 + cos phi को, ये cos थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लाकर डिवाइड कर दिया, तो x/3 cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा 3 + cos phi के। इसी तरह ही यहाँ से y इक्वल टू था
साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये वाई ओवर साइन थीटा इक्वल आ गया 3 + cos फाई के। दोनों क्वेश्चन को मैंने कर लिया इक्वेट, दोनों क्वेश्चन को इक्वेट करूँगा तो ये आ जाएगा, या दोनों क्वेश्चन को मैंने कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा x ओवर cos थीटा माइनस वाई ओवर साइन थीटा, ये लेफ्ट राइट साइड माइनस होकर 0 रह जाएगी। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिस थ्रू द z एक्सिस। ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पर कि जब मैं आपको कहता हूँ कि y = 0 किसकी इक्वेशन है 2D में, तो आप कहते हैं जी ये x एक्सिस की इक्वेशन है। अब इस x एक्सिस की इक्वेशन कहते हैं, क्या इसमें आपको x वाला कोऑर्डिनेट नज़र आ रहा है, x पॉइंट नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। जब मैं कहता हूँ कि आप x = 0 है, तो x = 0 किसकी इक्वेशन है? आप कहते हैं जी y एक्सिस की इक्वेशन है। ठीक है, क्या इसमें आपको y का कोऑर्डिनेट नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। तो ये जो आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन बनी है, ये वो इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो कि z एक्सिस से पास कर रही है, इसमें z कोऑर्डिनेट नहीं है, सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। 7 शो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिस थ्रू द z एक्सिस। अगला काम लास्ट, अब आपने नॉर्मल वेक्टर मालूम करना है टू द सरफेस, टू द गिवन सरफेस के ऊपर। तो ये काम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है। सबसे पहले मैं r वेक्टर निकालूंगा, लेट कर लिया कि पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द गिवन सरफेस, r भी इट्स पोजीशन वेक्टर। तो r का फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, r होता है xi + yj + zk के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 + cos फाई cos थीटा आई, y की वैल्यू भी पुट कर दी 3 + cos फाई sin थीटा, और ये z की वैल्यू आपने पुट कर दी। अब मुझे दो पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए। आप देखें कि आपका r जो है इस वक्त दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, एक थीटा का फंक्शन है एंड दूसरा फाई का फंक्शन है। तो आपने बेटा यहाँ पर पार्शियल r ओवर पार्शियल थीटा मालूम करना है, फिर पार्शियल r ओवर पार्शियल फाई मालूम करना है। तो इस फंक्शन का थीटा के लासे जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये वाला पहला फैक्टर जो है वो एज अ कोफिशिएंट कंसीडर हो जाएगा, आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह जब यहाँ पर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस थीटा, ये वाला फैक्टर वैसे ही आ जाएगा। आखिरी हिस्से में यहाँ पर ये थीटा है नहीं है, तो ये सारी चीज़ हो जाएगी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, ये सारा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया तो ये पार्शियल r ओवर पार्शियल थीटा ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट, अब आपने पार्शियल r ओवर पार्शियल फाई मालूम करना है, तो फाई के लासे डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पर cos थीटा एज अ कोफिशिएंट बाहर आ गया, अंदर वाली रकम का फाई के लासे डेरिवेटिव आ जाएगा। 3 का डेरिवेटिव 0 हो गया और cos फाई का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई आ गया, माइनस साइन फाई आ गया, और आगे ये वेक्टर आई ये आ गया हमारे पास। तो ये बन गया माइनस साइन थीटा कोस साइन फाई कोस थीटा। इसी तरह जब आप इसके दूसरे कंपोनेंट को, यानी ये जो जे वाला कंपोनेंट है, ये जो जे वाला कंपोनेंट है, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे फाई के लिहाज से, तो साइन थीटा ये मैंने लिख दिया, कोस फाई का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई आ गया, और 3 का डेरिवेटिव 0 हो गया। आखिरी चीज़ साइन फाई का डेरिवेटिव कोस फाई आ गया, तो हमारा पार्शियल r ओवर पार्शियल फाई ये सारा वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब अगली चीज़ ये है कि मैंने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर है जो पार्शियल r ओवर पार्शियल थीटा और पार्शियल r ओवर पार्शियल फाई के प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यानी नॉर्मल होगा। तो आगे क्रॉस प्रोडक्ट इसका निकालने लगा हूँ मैं। क्रॉस प्रोडक्ट मैं अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। पहली रो में आई जे के आ जाएगा, आई के नीचे आई कंपोनेंट, जे के नीचे जे कंपोनेंट, के नीचे के कंपोनेंट, पार्शियल r ओवर पार्शियल थीटा के कंपोनेंट लिखेंगे, फिर पार्शियल r ओवर पार्शियल फाई, आई का कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट। अब मैंने यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर दिया। अच्छा, एक्सपेंड भी कर सकता हूँ, और पहले मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। मैंने थीटा की जगह π/4 और फाई की जगह 2π/3 पुट कर दिया अपने इस क्रॉस प्रोडक्ट में। तो जहाँ जहाँ पर थीटा है वहाँ पर π/4 लिख दिया इन जगह पर, और जहाँ पर फाई है वहाँ पर फाई की वैल्यू 2π/3 पुट कर दी। ठीक होगी बात। ये पुट करने के बाद इसको थोड़ा सा इन वैल्यूज़ को मैंने ये वैल्यूज़ यहाँ पर साइन π/4 होता है, आप जानते हैं 1/√2, कोस π/4 भी 1/√2 होता है, कोस 2π/3 कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, π/3 60 डिग्री है, और कोस 2π यानी कोस 120 डिग्री है। कैलकुलेटर की मदद से आप इसकी वैल्यू निकाल लें, ये आ जाएगी आपके पास कोस 120 का आंसर। मतलब आपने सिर्फ इसको अब सॉल्व करना है। कोस 2π/3 यानी कि कोस 120
कोस 120 का जो आंसर आता है उसको 3 के साथ आपने प्लस कर लिया। ये सारी चीज़ को सोल्व करके आपके पास ये सारी चीज़ ये डिटर्मिनेंट रह जाता है आपके पास, ये सारा डिटर्मिनेंट रह जाएगा। आई के नीचे ये चीज़ आ जाएगी, जे के नीचे ये आ गया और के ये आ गया आपके पास। नीचे यहाँ पर साइन 2π/3 की वैल्यू लगा दी, कोस π/4 की वैल्यू लगा दी, ये सारी साइन 2π/3 की वैल्यू, कोस साइन π/4 की वैल्यू 0। इस तमाम चीज़ को आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। आपका फाइनल डिटर्मिनेंट ये सारा आ जाएगा। अब इस फाइनल डिटर्मिनेंट को मैंने रो 1 से एक्सपेंड कर दिया। रो 1 से एक्सपेंड करने के बाद ये वेक्टर हमारे पास सारा आता है, ठीक है। तो ये वो नॉर्मल वेक्टर है जो कि गिवन सरफेस के ऊपर क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.5 को दी एंड कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 9.6 जो है उसको स्टार्ट करने से पहले एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एक्स वाई जी के मतलब डिस्कशन करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।